हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस यार, आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। कभी भी आपने अपने बचपन में एक मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश की है? जरूर की होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर के पास ही नेबरहुड में आपके एक मिस्टीरियस एक गार्डन है जो कि ऑलमोस्ट ऑल द टाइम बंद ही रहता रहता है, और आपने उसे कभी भी खुलते हुए नहीं देखा है। आप उसके अंदर कभी गए नहीं हो। उसके बाहर उसके डोर पे एक बड़ा सा ताला लगा होता है। तो आपके मन में चिल उठेगी कि भाई उसके अंदर ऐसा क्या है कि हमेशा उसको बंद किया रखा जाता है। तो आप जाओगे, चेक करोगे, आप उसकी की को फाइंड करने की कोशिश करोगे, और आप उसके अंदर जाने की कोशिश करोगे, और आप उसकी मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करोगे कि क्यों ये हमेशा बंद रहता है। तो मैं चाहूँ तो और कुछ भी एग्जाम्पल दे सकता था मिस्ट्री सॉल्विंग के ऊपर, लेकिन मैंने गार्डन का ही एग्जाम्पल क्यों दिया? क्योंकि आज की जो हमारी बुक है वो बेस्ड है इस गार्डन के ऊपर ही, द सीक्रेट गार्डन। उसका प्रीफिक्स भी कुछ ऐसा ही है। तो बिना किसी देरी के इस बुक का रिव्यू जल्दी से शुरू करते हैं। सो गाइज, इस बुक की स्टोरी के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को इसके ऑथर जो कि हैं फ्रांसिस हॉडसन बर्नेट, उनके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। तो फ्रांसिस हॉडसन बर्नेट जी का जन्म मैनचेस्टर इंग्लैंड में हुआ था नवंबर 24 तारीख 1849 में। और वो सीक्रेट गार्डन के अलावा बहुत सारी फेमस बुक्स की ऑथर रह चुकी है। फॉर एग्जाम्पल द लॉस्ट प्रिंस, उसके बाद द लिटिल प्रिंसेस। और सीक्रेट गार्डन जो बुक है ना, उसकी इंस्पिरेशन उन्हें मिली थी लिखने में मैटहैम हॉल के जो वॉल्ड गार्डन्स थे, उसको देख के उन्हें सीक्रेट गार्डन बुक लिखने की इंस्पिरेशन मिली थी। अब इसकी स्टोरी के बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं इसकी स्टोरी की। तो इसकी स्टोरी में हमारी मेन कैरेक्टर होती है मैरी लिनॉक्स, जो कि एक स्पॉइल्ड 10 ईयर ओल्ड होती है, जिसको अपने पेरेंट्स के खोने के बाद उसे भेज दिया जाता है मिसलवेट मैनर को। मैं थोड़ा सा गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। और मिसलवेट मैनर में कौन होता है? उसके एक अंकल होते हैं जिसके साथ रहने के लिए उसको भेजा जाता है, और वो उस अंकल को कभी जानती भी नहीं थी। हुआ उनका नाम था मिस्टर क्रेवन या फिर क्या था, मुझे याद नहीं है थोड़ा सा। तो उनके साथ रहने के लिए भेजा जाता है, और जो वहाँ पर जाती है वो घर बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, मतलब बहुत ही मैग्निफिशेंट हाउस होता है। और उसके साथ सबसे मिस्टीरियस चीज़ होती है उस घर के बारे में, उसका एक गार्डन होता है। अब वहाँ पर बहुत सारे मेड्स होते हैं। वहाँ पर एक मेड होती है जिसका नाम होता है मार्था सोवेरबी। तो मार्था क्या करती है, वो मैरी, हमारी जो मेन कैरेक्टर है, उसको इंट्रोड्यूस कराती है मिसेस क्रेवन, मतलब मिस्टर क्रेवन की जो लेट पत्नी है, मतलब उनकी डेथ हो चुकी है, उनकी प्राइवेट वॉल्ड गार्डन को, जो कि हमेशा बंद ही रहता है। और आप देख नहीं सकते उस गार्डन के आर पर, क्योंकि वॉल्स भी होते हैं, वॉल्ड गार्डन, इसलिए उसको वॉल्ड गार्डन कहा गया है। तो उसको वो इंट्रोड्यूस कराती है। तो मैरी जो कि बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाती है समझने के लिए कि क्यों उसको बंद हुआ, उसके पीछे की स्टोरी क्या है, बैक स्टोरी क्या है, और उसके अंदर क्या है, उसको एक्सप्लोर करने के लिए वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाती है और लग जाती है उसकी की फाइंड में और उसको एक्सप्लोर करने में। तो ये थी इस बुक की स्टोरी। तो गाइस, अगर बात करें इस बुक के कैरेक्टर्स की, तो इसमें बहुत ही सारे कैरेक्टर्स हैं। उसमें है कॉलिन, मैरी, डिकॉन, मार्था, उसके बाद मिस्टर क्रेवन, उसके बाद बेन, मिसेस मेडलॉक, उसके बाद मार्था की मदर है मिसेस सोवेरबी। वो सब कैरेक्टर्स हैं। एंड हर एक कैरेक्टर का इसमें एक पर्टिकुलर रोल है। एक ऐसा कैरेक्टर्स नहीं है कि फालतू के कैरेक्टर्स हैं। कुछ कुछ कैरेक्टर्स का इतना मायने नहीं रखता है, लेकिन ऑलमोस्ट हर एक कैरेक्टर का अपना अपना रोल होता है स्टोरी में प्ले करने के लिए। उसमें से मैं कुछ अपने फेवरेट कैरेक्टर्स के बारे में आप सबको बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट इज मैरी, मतलब वो मेन कैरेक्टर होती है, और आप जो उससे है रिलेट कर पाते हो। वो मेरी फेवरेट कैरेक्टर्स में ऐसा कुछ आती है, मेनली बिकॉज आप उससे रिलेट कर पाते हो। 10 साल की उम्र में अपने पेरेंट्स को खोने के बाद वो दर्द आप महसूस कर पाते हो। उसके साथ साथ आप जो कि है उसकी तरह ही क्यूरियस हो जाते हो जब आप सीक्रेट गार्डन के बारे में पढ़ते हो। उसके साथ साथ आप एक्सप्लोर करते हो, तो वो आपके साथ रिलेट कर सकती है, आप उसके साथ रिलेट कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा अच्छा कैरेक्टर है। उसको फ्रांसिस हॉडसन बर्नेट जी ने बहुत अच्छे से बिल्डअप किया है। उसके बाद सेकंड कैरेक्टर है डिकॉन। अब डिकॉन जो कि है वो कैरेक्टर
मतलब बीच में आता है स्टोरी के, मतलब 90-100 पेजेस के बाद आता है डिकॉन। एंड वो बहुत ही ज्यादा चार्मिंग कैरेक्टर है। ऐसा कैरेक्टर है कि यू कैंट हेल्प लाइकिंग हिम। आप ऐसा नहीं कि आप उसको हेट कभी कर ही नहीं सकते, वो इतना बढ़िया कैरेक्टर है। आप जब भी उसके बारे में पढ़ोगे या उसकी टॉकिंग स्टाइल आपको देखने, आपको पढ़ने के बाद मजा आएगा उसके बारे में जब आप पढ़ोगे डिकॉन के बारे में। तो डिकॉन भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट है। उसके बाद मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर है कॉलिन। अब कॉलिन को बारे में आपको मैं ज़्यादा नहीं बता सकता, क्योंकि आप कह सकते हो ये क्लाइमैक्स कैरेक्टर है। हाँ, ये बुक का क्लाइमैक्स कैरेक्टर आप कह सकते हो, क्योंकि जब भी कॉलिन आएगा भाई स्टोरी पूरी की पूरी बदल जाएगी। तो गाइज ये थे उसके कुछ कैरेक्टर्स। तो गाइज अब बात कर लेते हैं अब इस बुक के कुछ प्रोस के बारे में। तो पहला प्रो है डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। इस जो कि है इस बुक में जो डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर को बारे में बताया गया है, नेचर को जैसे डिस्क्राइब किया है फ्रांसिस हॉर्सन बर्नेट जी ने, भाई माइंड ब्लोइंग, मेस्मराइजिंग। आप ऐसा लगेगा कि आप खुद एक गार्डन में बैठे हो और आप देख रहे हो गार्डन की डिस्क्रिप्शन जैसी लिखी हुई है, ऐसा मेस्मराइज हो जाओगे आप। इतनी बढ़िया डिस्क्रिप्शन दी गई है नेचर के बारे में इस बुक में, तो मज़ा आ गया पढ़कर। उसके बाद है सेकंड, तो ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी, एक मिस्ट्री बुक में इन्होंने वो मिस्ट्री को लास्ट तक बना के रखा है। मतलब जो मिस्ट्री होती है स्टार्टिंग में सब कुछ मिस्ट्री होती है, ये कौन है वो कौन है, लेकिन लास्ट को जब आता है, लास्ट मतलब बुक के लास्ट चैप्टर्स में वो सबके सब चीज़ कनेक्ट होने लगते हैं एंड हमें पता चलता है क्या क्या हो रहा था। तो ये पढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और थ्रिलिंग एक्सपीरियंस भी होता है। और थर्ड इज़ फील गुड टू रीड। और आपको ऐसा नहीं कि कुछ लगेगा इसको नेगेटिव वाइब्स आएगी इस बुक को पढ़ते समय, आपको हमेशा ही गुड वाइब्स ही आएगी एंड बहुत ज़्यादा मज़ा भी आएगा इस बुक को पढ़ते समय। तो अब बात कर लेते हैं इसके कुछ कॉन्स के बारे में। तो कॉन्स ज़्यादा नहीं है, लेकिन मेरी एक कंप्लेन है कि ये बुक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है पढ़ने में। मैंने तो पहली बार इसको पढ़ा था, 150 पेज पढ़ने के बाद मैंने इसको रख दिया था और उसके बाद फिर से मैंने उसको उठाया और फिर से कंटिन्यू किया 150 पेज के बाद, और अभी मैं इसका रिव्यू बना रहा हूँ पढ़ने के बाद। तो लगभग 6 महीने लगे होंगे ड्रॉप के बाद पढ़ने के लिए, क्योंकि इसका इंग्लिश बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट है। एंड मैं मानता हूँ कि इसे 1911 में लिखा गया है, लेकिन इसकी जो लैंग्वेज है, मतलब ऑलमोस्ट ऑल कैरेक्टर्स, इसमें हर एक तो नहीं, ऑलमोस्ट ऑल कैरेक्टर स्पीक यॉर्कशायर एक लैंग्वेज होती है जिसमें वो लोग यू को दी बोलते हैं, उसके बाद को यू विल को दा विल बोलते हैं, डेम को एम बोलते हैं। तो मैं इस यॉर्कशायर को शेक्सपियर लैंग्वेज बुलाता हूँ। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है पढ़ने के लिए। अगर आप चाहो तो, अगर आप पढ़ नहीं सकते इतना डिफ़िकल्ट, तो आप इसका एब्रिज्ड और इलस्ट्रेटेड वर्जन भी अवेलेबल है मार्केट में या फिर अमेज़ॉन में, आप ख़रीद के उन सबको भी पढ़ सकते हो, लेकिन आपको मज़ा तो ज़रूर आएगा। अब इसकी लेंथ की बात करें, इस बुक की लेंथ टोटल 280 पेजेस है। किस पब्लिकेशन में अलग अलग पेज होती है, क्योंकि ये क्लासिक्स है भाई, क्लासिक्स बहुत लोगों ने पब्लिश की रखी है। तो मेरा जो कि है फिंगरप्रिंट का एडिशन है, उसमें 280 पेजेस की है। तो आप इसे अमेज़ॉन पे ख़रीद सकते हो। मैंने इसे एक बुक सेट में पाया था, मतलब एक बुक सेट थी बेस्ट ऑफ चिल्ड्रन क्लासिक, उसमें 5 बुक आते थे, उसमें से एक थी, तो मैंने इसको पढ़ कर रिव्यू करती हूँ। तो गाइस यार, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।